स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा मैं किस विषय पर आपको पढ़ाने वाली हूँ, आज का विषय हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले हम आपको वो बताएंगे। आज जो है 8th क्लास में सब्जेक्ट आपका हिंदी और विषय है आज का हिंदी आरोही व्याकरण। तो इसमें जो है अभी तक मैंने सेकंड सेमेस्टर में यानी कि 10th लेसन से कराया है और इसमें जो है आज हम लेसन 13, कौन सा लेसन है आपका 13 लेसन, जो कि अविकारी अव्यय। तो सबसे पहले जो है हम समझेंगे कि विकारी और अविकारी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमारा बनता है इसमें कि विकारी किसे कहते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं। जिसको ओरल समझ में आ जाएगा तो उसको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले है विकारी शब्द। जो शब्द लिंग समझते हो, जैसे लड़का लड़की, लिंग वचन जैसे लड़का और लड़के, तो ये क्या हो गया हमारा वचन। लिंग वचन काल कारक। तो अभी मैं आपको बता रही थी कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द लिंग वचन काल कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। समझ गए? जैसे मैंने एक वाक्य लिखा यहाँ, राम खाना खाता है। खाना खाता है। और अगर इसी सेंटेंस को राम खाना खाता है, बच्चे खाना खाते हैं, तो ये क्या बदला हमारा, इसमें लिंग बदल गए हैं, इसमें बालिका भी आ सकती है, इसमें लड़का लड़की या बड़े बुजुर्ग या कोई भी इसमें जो है यानी कि बच्चे कोई भी इसमें आ सकता है, छोटा बड़ा बच्चा इसमें आ सकता है। खाना खाते हैं यानी कि सारे खाना खा रहे हैं, लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, यानी कि छोटा बच्चा भी है, उससे थोड़ा बड़ा भी है, उससे बड़ा भी है। तो ये किसके कारण बदला हमारा, लिंग वचन वचन ये बदल गया, बच्चे हो गए ना। यहाँ पर राम कौन था, अकेला था, एक वचन था और अकेला ही वो खाना खा रहा था, तो ये बदल गए यानी कि जो लिंग वचन भी बदल गया, लिंग भी बदल गए और काल कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। समझ गए? अब विकारी शब्द में हम जो है कई बार सेंटेंस दे दिया जाता है उसमें पेपर में एग्जाम में, और ये कहते हैं कि विकारी शब्द छांटिए। समझ रहे? तो विकारी शब्द इसमें कौन सा है, बच्चे और खाते। क्लियर? अब जैसे आ गया ये दे दिया, कई बार क्या होता है विकारी शब्द कैसे दे देते हैं, तथा बालक किताब बूढ़ा, तो इनमें से ये लिख दिया जाए कि विकारी शब्द छांटिए। तो कौन कौन से छांटेंगे आप, कौन से इसमें विकारी शब्द, कोई बताएगा बच्चा मेरे को? बालक, बूढ़ा और किताब। अब ये बताओगे मेरे को क्यों? लिंग वचन काल कारक आदि के कारण इनमें परिवर्तन होगा। तथा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बदल नहीं सकता, इसका परिवर्तन हो नहीं सकता। तथे तो नहीं होगा, तथवा तो नहीं होगा, क्योंकि ये बदलते नहीं हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, तथा को अविकारी शब्द।
क्लियर हो गया? क्योंकि ये लेसन में आपको दिया कि अब अविकारी अव्यय, केवल अविकारी के बारे में पूछ लिया गया। जो मेन है तो ये भी तो आ सकता है ना, विकारी इसका भाई है, छोटा भाई है विकारी का, है अविकारी का। तो ये यानी कि जो लिंग वचन काल कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है उसे जो है हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द। फिर आता है हमारे सामने कि अविकारी अव्यय कौन से होते हैं। जो अविकारी शब्द होते हैं वे लिंग वचन, डेफिनेशन ऐसी रहेगी, परिभाषा ऐसी ही रहेगी, बस एक नहीं का प्रयोग हो जाएगा इसमें। किसका प्रयोग हो जाएगा? एक नहीं का प्रयोग हो जाएगा इसमें। जो लिंग वचन, जो शब्द लिंग वचन काल कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता, इसमें नहीं आया ना, और इसमें होता है, विकारी में होता है, इसमें नहीं होता। बस ये ध्यान रखना है आपको। हमेशा आते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में, विकारी अविकारी में अंतर बताइए, अकर्मक सकर्मक क्रिया में। अब इसी को थोड़ा सा रोकते हुए अकर्मक और सकर्मक के बारे में मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि ये वर्ड ना एक जैसे हैं, इनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वही तो नहीं, इसकी डेफिनेशन उसमें लिख देते हैं और इसकी इसमें लिख देते हैं। अकर्मक और सकर्मक, सकर्मक में जो होता है क्रिया होती है सकर्मक, और अकर्मक भी क्रिया होती है। सकर्मक में कर्म की आवश्यकता होती है और अकर्मक में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। तो इनमें जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसकी डेफिनेशन उसमें लिख देते हैं, उसकी उसमें लिख देते हैं। तो इनको ध्यान रखना है, ये सकर्मक और जो है बेटा अकर्मक क्रिया है, और ये विकारी और अविकारी अव्यय है। ठीक है, तो इन्हें जो है हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं, जो लिंग वचन काल कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है, जिसमें नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो ये बताया अभी अविकारी और विकारी के बारे में। फिर आता है आपके विकारी शब्दों के भेद। विकारी शब्दों के कितने भेद हैं, या सबसे पहले हम जो है लेंगे, इसमें मैं आपको बताते हुए चलूंगी विकारी शब्दों के भेद। तो विकारी शब्दों के जो है इसमें भेद होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो ये क्या है इसमें, विकारी शब्दों के भेद। क्लियर हो गया? विकारी शब्दों के भेद कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी के अगर भेद पूछा जाए, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। संबंध यानी कि किसी का, जैसे राम सीता कौन है, पति और पत्नी, संबंध हो गया ना, संबंध बोधक। विस्मयादि बोधक, हर्ष उल्लास, और जिसमें जो है दुख, शोक और खुशी का इजहार किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक। या हमारी कुछ भाव उभर के आ रहे हैं, जैसे छी छी कितनी गंदगी, तो इसमें ना दुख है और ना खुशी है, तो छी छी यानी कि कितनी गंदगी। तो हमारे मन से ये भाव एक उत्पन्न हो रहा है, विस्मय यानी कि घृणा का बोध। ये कहा जाए उफ कितनी गर्मी, तो हमारे मन के जो भाव है यानी कि कितनी, मतलब बेहद गर्मी है, उफ कितनी ठंड, उफ कितनी गर्मी। तो किसी चीज से जब थोड़ा सा घृणा या शोक का बोध होता है या खुशी का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक। तो नेक्स्ट इसमें संबंध बोधक अभी बताया। क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। एक एक पॉइंट बताते हुए चलेंगे, जो कि इसमें विकारी नहीं है, वो भी आ सकता है। ये मत कहना कि मैम ने एग्जाम में क्या दे दिया, क्योंकि इसमें एक पार्ट दिया गया अविकारी अव्यय, विकारी छोड़ दिया गया, तो मैं साथ साथ विकारी के संबंध में भी आपको बताते हुए चल रही हूँ। तो ये बताया अभी विकारी शब्द यानी कि 4 प्रकार के होते हैं। ठीक उसी प्रकार विकारी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। याद रहेंगे। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण के भेद।
किसके? क्रिया विशेषण के। क्रिया विशेषण भी बेटा 4 प्रकार की होती है। इसके भी जो भेद होते हैं वे कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं। सबसे पहले स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है स्थानवाचक में कि क्रिया की विशेषण क्रिया के स्थान का पता चलता है या बताया जाता है कि क्रिया कौन से स्थान पर हो रही है, यहाँ हो रही है, वहाँ हो रही है, कि ऊपर हो रही है कि नीचे हो रही है, कहाँ क्रिया हो रही है। तो स्थानवाचक में इसका बोध होता है कि कौन से स्थान पर क्रिया की जा रही है। जैसे विद्यार्थी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो क्रिया कौन से स्थान पे हो रही है? स्कूल में हो रही है। विद्यार्थी घर पर पढ़ रहे हैं तो क्रिया कहाँ हो रही है? घर पर हो रही है। तो इसमें स्थान का बोध किया जाता है क्रिया विशेषण। नेक्स्ट आता है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है? काल यानी कि समय का, कौन से समय का बोध हो रहा है, और जो है क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया के होने के समय का पता बताती है कि वो क्रिया कल हुई थी, कि आज होने वाली है, या आगे आने वाले समय में होने वाली है। यानी कि प्रातः हुई है, सुबह हुई है, या शाम हुई है। शाम यानी कि शाम को। नेक्स्ट यानी कि दिन भर चलती रही है कोई क्रिया, ऐसा ये भी तो हो सकता है। जैसे आप सुबह 9 बजे से 2 बजे तक लगातार क्या कर रहे हो? क्रिया पढ़ रहे हो, कि ये क्या होता है? काल। कि स्कूल का समय कितने से कितने, यानी कि आप उसमें क्रिया कर रहे हो, पढ़ रहे हो, या ब्रेक मिलेगा तुम्हें उसमें खाओगे, खाना खाओगे, तो वो भी क्रिया ही के अंतर्गत आता है। तो इसे कहते हैं हम कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट आता है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के होने की रीति को बताते हैं। रीतिवाचक में क्रिया के होने की जो है रीति को बताते हैं। जैसे एकाएक, फटाफट जल्दी काम कर, किस रीति से फटाफट कार्य किया ना, जल्दी फटाफट चल, मार्केट चलेंगे हैं, पिक्चर देख के आएंगे, फटाफट काम करो। तो इसमें क्या है? यानी कि लगातार किसी काम को या लगातार करते रहे तुम, या फटाफट करते रहे। तो इसमें यानी कि चुपचाप, कोई बच्चा क्लास में चुपचाप बैठा है तो वह चुपचाप बैठा है, तो ये क्या है हमारा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें रीति बता रही कि वो कार्य फटाफट हो रहा है, कि वो चुपचाप बैठा है, कि शीघ्र उसने अपना कार्य शीघ्र कर लिया। तो ये रीति का पता चल रहा है। इसको कहते हैं हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और इसकी डेफिनेशन क्या है? क्रिया विशेषण में किसी रीति का पता लगना, कि किस तरीके से उसकी रीति किस तरीके से हो रही है। रीति का पता होना ही रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। और उदाहरण जैसे साए, दिन भर, फटाफट, लगातार, प्रतिदिन, वह अपना कार्य प्रतिदिन करता है। तो ये क्या है हमारा? वह ध्यानपूर्वक पढ़ता है, वह ध्यानपूर्वक पढ़ता है। तो ये रीति, उसकी रीति का पता, नीति, जैसे एक बार ये भी बोलते नीति क्या है उसकी, रीति। नेक्स्ट 4th है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में जो है क्रिया विशेषण के परिमाण को बताती है, परिमाण को बताते हैं। जैसे काम तनिक, थोड़ा कार्य, उसने बहुत थोड़ा कार्य किया, घर पर आपने सभी ने बहुत थोड़ा कार्य किया, होमवर्क जो है बहुत ही कम किया, यानी कि आप घर पर बहुत ही कम पढ़े हैं। तो ये क्या है हमारा? परिमाणवाचक, कि जितना तुम्हें पढ़ना चाहिए था, जितना हमने काम आपके पास भेजा है, उतना आपको पढ़ना, जितना उतना। तो ये क्या है हमारा? परिमाणवाचक, कि जितना हमने मेहनत की है उतनी आपने नहीं की है। तो ये हमारे किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण। नेक्स्ट है हमारा, यानी कि क्रिया विशेषण कौन सा था? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक,
समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक जो होता है दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। पता ही लग रहा, उसके हेडिंग से ही पता चल रहा कि समुच्चय बोधक, समुच्चय यानी कि दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं। और जो जोड़ने का काम करते हैं, जो बीच में लगाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, योजक शब्द। ताकि, किंतु, परंतु, इसलिए, अथवा, या, क्योंकि, यथा, तो ये जो है हमारे कौन से शब्द हैं, योजक शब्द। याद रखना, जो जोड़ने का काम करते हैं वे कौन से शब्द होते हैं, योजक शब्द होते हैं हमारे, जो जोड़ने का काम करते हैं। जैसे राम और सीता, राम, सीता और लक्ष्मण, राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, बहुत अच्छा उदाहरण है। राम और मोहन और गीता बाजार गई, कुछ भी ऐसे जोड़ सकते हो योजक। मोहन स्कूल नहीं आया क्योंकि वह मोहन की इंतजार में था। तो दो वाक्य जुड़ गए कि मित्र ने कहा कि मैं आपके घर आऊंगा तब स्कूल चलेंगे, वो तैयार होकर बैठा रहा जबकि वो नहीं आया। तो ये समुच्चय बोधक। नेक्स्ट है आपका संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा या स्वरनाम का संबंध आपस में क्या करते हैं, वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं। संज्ञा या स्वरनाम का संबंध आपस में या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं, या उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक, जैसे स्कूल के बाहर, स्कूल के बाहर मिलना, स्कूल के बाहर मिलना, तो ये यानी कि बाहर कोई मुझसे मिलने वाला है, तो संबंध किसने जोड़ दिया, के बाहर, के मारे। भावना के मारे मैं आज बाजार नहीं गई, के मारे, के मारे भी तो प्रयोग करते हैं ना शब्दों में। की ओर, मैं बाजार की ओर नहीं गई, की ओर, इनमें योजक शब्द नहीं आएंगे, योजक शब्द नहीं कहते हम संबंध बोधक में। के भीतर, के अंदर, के बाहर, के ऊपर, के नीचे, की ओर, के पीछे, स्कूल के पीछे, स्कूल की साइड में, स्कूल की दाएं हाथ पर मेरा घर है, स्कूल के बाएं हाथ पर मेरा बगीचा है, स्कूल के पीछे मेरा चाचा का घर है, स्कूल के सामने मेरे ताऊ का घर है। तो ये क्या है, ये संबंध बोधक, स्कूल के आसपास का संबंध। तो ये बताया मैंने किसके बारे में अभी, किसके वेद थे ये, कि संबंध बोधक के, संबंध बोधक के बारे में बताए हैं। और क्रिया विशेषण के मैंने आपको 4 भेद बताए थे। अभी मैंने बताया आपको संबंध बोधक के बारे में। और अब हम आएंगे कि संबंध बोधक के कितने भेद हैं। ग्रामर में इतनी, जितनी गहराई तक जाओगे उतनी लंबी होती चली जाएगी। देखो, कोई भी समाज में या दुनिया में, संसार में आता है तो उसका कोई ना कोई अपना परिवार जुड़ता चला जाता है, समझ रहे नहीं। तो ठीक उसी प्रकार यानी कि हर एक के अपने भेद होते हैं, यानी कि हर एक के अपना पार्ट होता है। कोई एक विशेष ऐसा होगा जिसका कोई पारिवारिक संबंध नहीं होता, तो सभी का होता है ना, होता है नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जाती है, नहीं चली जाती। एक व्यक्ति कोई ऐसा रह जाएगा कि जिसका कोई नहीं होगा। तो संबंध बोधक के भी यानी कि कितने भेद बताए गए हैं इसमें, निम्नलिखित भेद है अर्थ के आधार पर। संबंध बोधक के जो है अर्थ के आधार पर निम्नलिखित भेद हैं। और इसमें जो है 10-11 भेद इसमें बताए गए हैं। नंबर 1 संबंध बोधक स्थानवाचक,
स्थान जैसे उसमें आपने पढ़ा था पहले, इसमें था क्रिया विशेषण में स्थानवाचक पढ़ा था ना, तो अब जो है संबंधबोधक के वेद में भी स्थानवाचक है। स्थानवाचक यानी कि छत के ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, समीप मतलब मेरे पास, तो ये स्थानवाचक है। ठीक है, और ये किस में पढ़ा था आपने? क्रिया विशेषण में भी पढ़ा था। नेक्स्ट कालवाचक भी पढ़ा था क्रिया विशेषण में। क्रिया विशेषण के जो आपने 6 भेद पढ़े थे, 4 भेद पढ़े थे, तो उसमें भी काल विशेषण आया था, क्रिया विशेषण, और इसमें कालवाचक संबंध बोधक आप लिखेंगे जब लिखते हैं। तो काल में यानी कि पहले, पूर्व यानी कि पहले, बाद में, पश्चात, उसके आगे या पीछे, उसमें काल का पता चलता है। नेक्स्ट साधनवाचक, थर्ड पॉइंट है इसमें संबंध बोधक में कि साधनवाचक, मैं स्कूल में साइकिल के द्वारा आया, साइकिल पर आया, मैं बाइक से आया, मैं गाड़ी से आया, ये हमारे क्या है? साधन। तो इसे कहते हैं हम साधनवाचक। फिर है दिशावाचक, मैं पूर्व दिशा की ओर यात्रा करूँगा, मैं दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा नहीं करूँगा। तो ये हमारे क्या हुए? दिशा सूचक। किसके वेद बता रही हूँ मैं? संबंध बोधक के। फिर है विरोधवाचक, विरोधवाचक द्वारा, जरिए, खातिर, उसकी खातिर मैं बाजार नहीं गया, उसकी खातिर मैं आज ये कर पाया, उसकी खातिर मैं ये करने वाला था। तो इसे क्या कहेंगे हम? विरोधाभास। उसके जरिए मैं पास हो पाया, उसके जरिए। नेक्स्ट सादृश्यवाचक, सादृश्यवाचक किसे कहते हैं? जैसा, उसके जैसा, उसके समान, शायद वो पढ़ता, उसके जैसा। किसके जैसा? कोई अच्छा बच्चा है पढ़ने वाला, उसके जैसा, उसके जैसा, ये क्या है? उसके समान, उसकी तरह, सादृश्य, उसके जैसा, सादृश्यवाचक कहते हैं इसे। फिर है हमारा उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक में क्या होता है? उसके लिए, जैसे हमने कोई प्रार्थना पत्र लिखना है, छात्रवृत्ति जो है प्राप्त करनी है स्कूल प्रधानाचार्य से, स्कूल अपने स्कूल से जो है अपने मुख्य अध्यापक से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो हेतु का प्रयोग वहाँ किया जाता है। तो हेतु यानी कि उद्देश्यवाचक, हमारा उद्देश्य क्या है? छात्रवृत्ति प्राप्त करना है। छात्रवृत्ति किसे कहते हैं? कुछ पैसे दिए जाते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसमें सहयोग दे दिया जाता है स्कूल की तरफ से, उसको एक तरीके से छात्रवृत्ति हम कहते हैं। जैसे कोई अच्छा बच्चा है पढ़ने वाला और किसी कारणवश उसके घर के उसको नहीं पढ़ा पा रहे, तो कोई भी स्कूल इसमें उसको छात्रवृत्ति प्रदान कर देते हैं। तो कई बार मैं ये कहती हूँ कि जैसे पत्र लिखा आपको या एग्जाम में कि अपने प्रधानाचार्य से छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु पत्र लिखिए, होता ना? तो ये होता है छात्रवृत्ति कि मेरे घर पे 4-5 बहन भाई हैं, ये आता ना तुम्हें लिखना, सभी पत्रों में एक जैसे चलते हो। मेरे पिताजी एक किसान हैं, मेरे पिताजी एक दुकानदार हैं, वह दूसरों की दुकान पर कार्य करते हैं, अब लॉकडाउन की वजह से उनका काम छूट गया है। कुछ भी ऐसा बहुत अच्छा बहाना है आपके पास, ठीक है ना? क्योंकि बहुत लोगों के कार्य छूटे हैं, बहुत घर में बैठे हैं, तो ये अच्छा पॉइंट आप दे सकते हो। तो इस तरीके से आप लेटर। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, लेटर कोई भी आ जाए, पत्र कोई भी आ जाए, हमें उसके विषय का पता होना चाहिए कि किसको पत्र लिखना है।
बस उसमें लिखा कि मान लिया नगर पालिका को पत्र लिखना, तो नगर पालिका को पत्र लिखेंगे, और प्रधानाचार्य को लिखेंगे तो उसमें प्रधानाचार्य किस विषय पर, जब हम विषय लिखवाते ना विषय, किस विषय पर, वो विषय हम दर्शाते हैं कि किस विषय पर ये पत्र लिखा जाए, हेतु पत्र, या सफाई कर्मचारी की सफाई हेतु पत्र, कुछ ऐसे। तो हमें मुख्य पत्र या जो है प्रस्ताव रटे नहीं जाते, बताए नहीं जाते, लिखवा जरूर देते हैं ये कर लेना, लेकिन ये करंट ही दिए जाते हैं, समझ रहे ना। ये मत सोचना कि मैडम ने कराए नहीं कराए, मैं नियम बता रही हूँ, पहले भी बताए थे, कुछ भेज भी दिए थे। एक हिंट होता है कि आपको ये हिंट दिया गया तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हो, और करंट ही दूंगी चाहे बुक में कितने भी हो। उससे क्या पता चलता है कि बच्चों को ये लिखने का ढंग आता है या नहीं आता है। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं अब समुच्चय बोधक। ये बता दिया था मैंने आपको, संबंध बोधक हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। अब आता है आपका लास्ट यानी कि विस्मयादि बोधक। सभी जानते हैं इसके बारे में, जिनके द्वारा हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि मन के भाव को प्रकट किया जाता है, उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ पहले, जैसे उफ कितनी गर्मी, छी छी कितनी गंदगी, हाय बेचारा मारा गया, वाह क्या छक्का मारा। क्रिकेट में सभी कहते ना, हाय मेरा पैर टूट गया, कहीं चोट लग जाती, हाय मेरे को दर्द है, हाय मेरा सिर फूट गया। तो ये क्या है हमारा मनोभाव, मन के भाव। तो विस्मयादि बोधक भी जो है इसके भी निम्नलिखित भेद होते हैं, जैसे हर्ष, हर्ष में क्या होता है, खुशी, खुशी होती है ना, तो इसमें आहा वाहा शाबाश, कितना अच्छा पढ़ाई की, शाबाश, कितने अच्छे नंबर लेके आए, शाबाश शाबाश। शोक बोध में इसमें दुख प्रकट किया जाता है, हो बेचारा मारा गया, हाय बेचारा, अरे ये क्या हो गया, तो इसमें क्या होगा शोक बोधक। उफ बेचारा मारा गया, उफ बेचारे को क्या हो गया, हे राम ये क्या हो गया, तो ये क्या है हमारे शोक बोधक। नेक्स्ट है आश्चर्य बोधक। ओहो अहो, हाँ कोई अच्छा काम करता, ओहो करते ना हम, तो ये आश्चर्य होता है, हे ये क्या कर दिया, आश्चर्य। इन्हें कहते हैं हम क्या, वह पास हो गया, हाँ क्या वह फेल हो गया, तो ये आश्चर्य। मान लिया अच्छा बच्चा पढ़ने वाला वो फेल हो गया, तो ये क्या होगा हमारे लिए एक आश्चर्य होगा। नेक्स्ट आशीर्वाद बोधक। आशीर्वाद बोधक जो होता है, जीते रहो, आयुष्मान भव, दीर्घायु हो, ये है आशीर्वाद बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह। नेक्स्ट घृणा बोधक, छी छी हट, दूर हट, करते ना ऐसे, ये क्या है किसका, हमारे मन के भाव जो है उसको कहना दूर हट, बदबू आ रही है, नहा के नहीं आए, तो ये घृणा बोधक। प्रशंसा बोधक बता दिया मैंने, शाबाश, सुंदर, कितनी ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल है, ये क्या है हमारी प्रशंसा। नेक्स्ट अभिवादन बोधक, नमस्ते, तुम कर गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलते हैं, वेरी नाइस, अच्छी बात है। अभिवादन, नमस्ते, नमस्कार, सलाम, अदाम, जो जो अपनी भाषा में सत श्री अकाल, सत श्री अकाल कुछ और कहते हैं, क्या कहते हैं, सत श्री अकाल, जो भी होगा। तो ये हमारे अभिवादन, किस तरीके से कौन किसका कैसे अभिवादन करता है। नेक्स्ट है आपका कृतज्ञ, कृतज्ञ बोधक। कोई किसी ने हमारे लिए काम किया तो हमारा कर्तव्य क्या होगा कि उसको धन्यवाद बोलते हैं ना, धन्यवाद देते हैं। और या फिर
शुक्रिया कहते हैं, शुक्रिया। ये उर्दू का शब्द है शुक्रिया। तो इसमें हम शुक्रिया प्रदान करते हैं एक दूसरे को जब काम दूसरे का। नेक्स्ट लास्ट, चेतावनी बोधक, होशियार, बाहर मिलना, खबरदार, सावधान, मेरे से बात मत करना। तो इस तरीके से सावधान रहना, क्लास में बात मत करना। तो आज जो है बेटा हमने आपको बताया विकारी और अविकारी शब्दों के अव्यय के बारे में। तो आपको सारी मैंने इसमें जानकारी दे दी। अब इसी से संबंधित आपकी एक्सरसाइज है, सभी बच्चे इसको अपने आप कंप्लीट करेंगे। इससे अध्ययन से क्या होगा कि हमें कितना है इस पाठ के प्रति। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।